हेलो डियर स्टूडेंट्स, परिवर्तन क्लासेस पर एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम लोग पॉलिटेक्निक से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे साइंस में। तो साइंस से आप लोगों को पता है 25-25 क्वेश्चन आता है ना फिजिक्स केमिस्ट्री का, तो उसमें से हमने टॉप 10 क्वेश्चन लिया है केमिस्ट्री और फिजिक्स मिला करके। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये जो है, इसमें कहा जा रहा है कि ये धारामापी का प्रतिरोध जो है वो 100 ओम है। कितना है प्रतिरोध? देखिए R बराबर हम लिखेंगे 100 ओम, ठीक। और 4 वोल्ट का विभवांतर यानी V बराबर 4 वोल्ट हो गया आपका, ये 4 वोल्ट हो गया। और विभवांतर लगाने से धारा प्रवाहित होगी। कितनी धारा प्रवाहित होगी ये बताना है। तो कितने लोग तो इसका आंसर पहले से ही निकाल चुके होंगे, बहुत बढ़िया। तो I बराबर क्या होता है V/R, और ये V का मान कितना है 4, R का मान है 100, और 100 से जब इसमें भाग देंगे तो कितना मिलेगा 0.04, है ना। यहाँ से देखिए, यहाँ माना जाता है दशमलव, यदि नहीं है तो यहाँ से 2 अंक इधर ले जाएंगे हम लोग, तो आपको मिल जाएगा ये, फिर से लिखना पड़ेगा ये 4/100, ठीक। तो ये मिल गया, देखिए 2 अंक दशमलव कर दिए हम, इतना मिल गया। तो ये I का मान जो है इतना एम्पियर आपका ये आ गया, ठीक। चलिए भाई, ये एम्पियर। अब इसमें देखिए कौन सा सही होगा। पहला 0.4 दिया हुआ है, हमारा आया कितना 0.04, इसका मतलब पहला भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं है, तीसरा तो बिल्कुल नहीं है। अब जब इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है तो यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका ये पहला वाला प्रश्न, इसका उत्तर आपको मिल गया। इसको जो है ग्रीन कलर से ऐसे कर दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं हम लोग दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, इसको देखिए। दूसरा प्रश्न जो है ये आपका, ये क्या कह रहे हैं कि जब एक कृष्ण पिंड का तापक्रम 27 अंश सेंटीग्रेड से बढ़ाकर 327 अंश कर दिया जाता है तो उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी, ये निकालना है। तो देखिए पहले ताप कितना है, यहाँ हम लिखेंगे T1 बराबर 27, ठीक, अंश सेल्सियस है। तो देखिए हमको पता है कि ये जो ऊर्जा होती क्या E है ना, ऊर्जा जो होती है परम ताप के चतुर्थ घात के अनुपाती होती है, ठीक है। तो परम ताप होता है तो केल्विन में बदलना पड़ेगा, तो इस अंश सेंटीग्रेड को यहीं केल्विन में बदल देते हैं हम। तो केल्विन में बदलने के लिए कितने से जोड़ा जाता है 273 जोड़ देंगे इसी में, तो ये मिल जाएगा 7 3 10, 7 2 9 1 10 3, यानी 300 केल्विन आ गया T1। अब फिर T2 बाद में ताप कितना किया गया, ये T2 का मान हो जाएगा कितना है 327 और प्लस 273। अब इसको जब जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा 7 3 10, फिर 7 2 9 1 10, 3 2 5 1 6, तो ये आ गया 600 केल्विन। तो दोनों ताप मिल गया। अब हमको पता है E प्रोपोर्शनल T⁴ है, तो यहाँ से E1 देखिए क्या पूछ रहे हैं कि उत्सर्जित ऊर्जा कितनी होगी। अच्छा, ये अनुपात में कितने गुना है, तो अनुपात से हमारा काम चल जाएगा। तो यहाँ हम करेंगे E1 प्रोपोर्शनल T1⁴ है ना, और E2 क्या हो जाएगा आपका प्रोपोर्शनल T2⁴। अब जब ये प्रोपोर्शनल जब हम यहाँ से हटाते हैं तो क्या मिलता है, बराबर का निशान यहाँ से आ जाता है, और जब बराबर का निशान आएगा यहाँ पे तो एक नियतांक आता है, उस नियतांक को हम हटा देंगे, यही होता है। तो अब करिए इसको E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2, और ये पूरे का पावर 4, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे क्रम से। सॉल्व करिए, क्या आएगा, T1 और T2 का मान यहाँ पे हम रखेंगे क्रम से। तो रखिए ये E1/E2 इज इक्वल टू T1 का मान कितना लिखना है 300 है ना, और T2 का मान 600, यहाँ रखेंगे 600, और पूरे की पावर कितनी है 4, ठीक है। ये 300 दूनी 600, ठीक। तो ये मिल गया क्या
E1/E2 इज इक्वल टू 1/2 का पावर 4। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो मिलेगा E1/E2 इज इक्वल टू 1/, अब देखिए 2 का 4 बार गुणा करिए, कैसे करते हैं, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। ठीक है, तो ये आएगा 1/16। तो ये देखिए 16 गुना कहीं दिया हुआ है, दिया हुआ है इसी में। तो देखिए ये थोड़ा एक लाइन और लगा लीजिए, E1 ये E2 का गुणा 1 में करेंगे, E2 आ गया, अब इधर गुणा करेंगे तो आएगा 16E1। ठीक, तो ये मिल गया 16 गुना, तो कौन सा सही हो जाएगा, तीसरा वाला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। चलिए ये तीसरा सही हो गया। ठीक, चलिए अब तीसरा प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरे प्रश्न में ये क्या है आपका, चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित की जाने वाली तरंगों की आवृत्ति होगी। देखिए चमगादड़ द्वारा, चमगादड़ क्या करता है कि एक निश्चित आवृत्ति की तरंगों को छोड़ता है, और जब वो छोड़ता है तो सामने जो अवरोधक होता है वहाँ से परावर्तित होकर के तरंग फिर उस तक पहुँचती है, तो वो महसूस कर पाता है कि आगे कोई अवरोधक है। रात में इसी प्रकार से चमगादड़ चलता है, जो उसको दिखाई नहीं देता, लेकिन वो तरंगों को छोड़ता है। आगे जब ये तरंग को छोड़ेगा तो परावर्तित होकर के फिर से तरंग आएगी, कब, जब सामने अवरोधक होगा, है ना। तो अवरोधक से लौट करके तरंग लौट करके आती है, तो उसको महसूस कर लेता है कि आगे अवरोधक है, आगे नहीं जाता है। ठीक है, इस प्रकार से वो गति करता है, और ठीक इसी प्रकार से वो शिकार भी करता है। ठीक है, तो ये क्या है कि हम जिस तरंग को सुनते हैं वो क्या होती हैं, श्रव्य तरंगे होती हैं। मनुष्य द्वारा जो है श्रव्य तरंगे, कौन सी तरंगे सुनाई देती हैं, कितनी आवृत्ति वाली, आप लोगों को पता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के आवृत्ति वाली तरंगे मनुष्य सुन सकता है ना। कितनी आवृत्ति की, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज वाली। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम, मनुष्य जो है वो कितने, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक, चलिए इसको जो है थोड़ा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसमें थोड़ा अभी हमको लिखने में थोड़ा सा अनुभव की कमी है, पहली बार लिख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे इधर उधर अक्षर हो जा रहा है। चलिए धीरे धीरे प्रैक्टिस होगी, हो जाएगा। 20 हर्ट्ज, 20,000 हर्ट्ज। तो मनुष्य जो सुनता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज की रेंज में सुनता है, और इससे कम आवृत्ति वाली जो तरंगें होती हैं वो नहीं सुनाई देती हैं, उसको कहते हैं अपश्रव्य तरंगे। क्या कहते हैं, अपश्रव्य तरंगे। और ये अपश्रव्य तरंगों को कौन सुनता है, जैसे हाथी हो गया ना, ये जो है अपश्रव्य तरंगों को सुनते हैं। और पराश्रव्य तरंगे कौन होती हैं, वे तरंगे जिनको जो है, चलिए यहाँ थोड़ा सा लिख के अच्छे से आप लोगों को बताते चल रहे हैं। ये क्या हो गई आपकी अपश्रव्य तरंगे। ठीक, कौन, 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाली, और 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो तरंगे होती हैं वो होती हैं पराश्रव्य तरंगे। क्या होती हैं, चलिए व्हाइट से लिख देते, ये होती हैं पराश्रव्य तरंगे। ठीक है, तो पराश्रव्य तरंगों को कौन सुनता है, ये चमगादड़। ठीक है, चमगादड़ और कुत्ते भी जो है पराश्रव्य तरंगों को सुन सकते हैं। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाली जो है तरंग को चमगादड़ सुन सकता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये देखिए लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं, इसको सही कर लेते हैं। ये 20 हर्ट्ज नहीं है, 20,000 है। ठीक है, तो यही वाला ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये तीसरा वाला। ठीक, ये सही है, 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति वाला तरंग को चमगादड़ उत्सर्जित करता है और सुन सकता है। तो चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। ये इसको मिटा के फिर चौथा देखा जाए, क्या कहा जा रहा है चौथे प्रश्न में। ये आपका, चलिए इसको पहले हटा लेते हैं। ये चौथा प्रश्न आपका है,
ये कहाँ गया यार, थोड़ा सा ये लीजिए। चलिए चौथा प्रश्न आपका ये सामने है, ऊपर कर दे रहे हैं इसको, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या कह रहे हैं इसमें, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए CaCO3 की मात्रा लेनी होगी। कितनी CaCO3 की मात्रा को लेनी होगी? देखिए CO2 प्राप्त करना है किससे, CaCO3 से। तो चलिए CaCO3 लिखते हैं, फिर इससे बनेगा क्या, CO2 बनाना है। तो यहाँ से बनता है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे CO2 ये गैस, ये हो गया। अब देखिए यहाँ से कह रहे हैं कि 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कि सबका अणुभार हम लोग निकालेंगे। क्या निकालेंगे, अणुभार। तो कैल्शियम का होता है 20, चलिए इसको लगाते चल रहे हैं। कैल्शियम का होता है कितना, 20। तो यहाँ लिखेंगे 20 और 40। कैल्शियम का परमाणु क्रमांक 20 होता है और अणुभार कितना होता है, 40। तो ये कहाँ 40 होता है। तो लिखिए यहाँ पे कितना लिखेंगे, 40 प्लस कार्बन का हो गया 12 और ऑक्सीजन का होता है 16। कितना होता है, 16 और गुणे 3 बार है तो 3 कर लीजिए। ये सॉल्व करिए तो कितना आएगा, ये हो गया 52 और प्लस और ये 48, ये 48 और इसको जोड़ दीजिए तो 8 2 10 और ये 5 4 9 1 10, ये आ गया 100, ठीक है। तो 100 अणुभार इसका हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड से तो हमको मतलब नहीं है, यहाँ ले लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड कितना होगा, कार्बन का होता है 12 और प्लस ऑक्सीजन का होता है 16 और गुणे 2, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 16 दूनी 32। अब ये जोड़ लीजिए तो कितना आएगा, 4 और ये 4, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको ग्राम में समझें तो कैसे समझेंगे, 100 ग्राम, समझिए 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम CO2 प्राप्त हुआ है। इससे क्या पता चला कि 100 ग्राम CaCO3 से 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त हुआ है। तो पूछ क्या रहे हैं, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 लगेगा। तो यही उल्टा करके यहाँ हम लिखेंगे। देखिए कैसे, अभी आप लोग आसानी से, बहुत ही आसानी से इसको समझ जाएंगे। देखिए क्या लिखेंगे, 44 ग्राम, क्या कह रहे हैं, 44 ग्राम क्या CaCO3 प्राप्त होता है, प्राप्त होता है कितने, 100 ग्राम, 100 ग्राम CaCO3 से, ठीक। तो 1 ग्राम यहाँ लिखेंगे, 1 ग्राम, ये मिटा दे थोड़ा सा, यहाँ लिखेंगे कि 1 ग्राम CO2 प्राप्त करना है ना, हाँ ठीक है। प्राप्त कितने ग्राम, प्राप्त करने के लिए, ये इतने ग्राम प्राप्त करने के लिए, प्राप्त करने के लिए कितने ग्राम CaCO3 लगेगा भाई, 44 ग्राम CO2 प्राप्त होता है 100 से, तो एक कैसे मिलता है, 100/44 कर देंगे, यही ना। अब इसमें पूछ रहे हैं कितना, 1 ग्राम किससे, 1 ग्राम CO2 प्राप्त होगा इतने ग्राम से, तो पूछा कितना जा रहा है, 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त होगा कितने से, 100 गुणे 2.2/44, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए अच्छे से। 100 से गुणा करेंगे तो 2, ये आएगा आपका, ये 22 और 1 0 लगा दीजिए, है ना, 2 अंक पर दशमलव इधर आ जाएगा और ये आपका कितना है, 44। अब इसको काट दीजिए, 22 से काटिए, 22 यहाँ 10 बचा, 22 दूनी 44। अब 2 से काटेंगे आएगा ये 5,
तो मिल गया कितना, 5 ग्राम। ठीक, 5 ग्राम CaCO3 से 2.2 ग्राम CO2 प्राप्त हो जाएगा। ठीक, तो देखिए कौन सा ऑप्शन इसका सही होगा। 5 ग्राम है इसमें, हाँ ये तीसरा वाला ये सही होगा। चलिए ये ग्रीन है, तीसरा वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, 5 ग्राम। ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न इसमें समझिए अच्छे से। हाइड्रोजन गैस की प्रकृति होती है, क्या पूछ रहे हैं, हाइड्रोजन गैस की प्रकृति होती है। अब हाइड्रोजन गैस की प्रकृति कैसी होती है, क्या क्या ऑप्शन में है, क्षारीय होती है, अम्लीय होती है, ना अम्लीय ना क्षारीय, दोनों। तो ये जो है हाइड्रोजन जो है ये उदासीन होता, ना तो अम्लीय होता ना तो क्षारीय होता है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये तीसरा वाला। ठीक, ना अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न, Cl2 तथा CO। ठीक है, Cl2 तथा CO के मिश्रण को सूर्य की रोशनी में रखने से बनता है, क्या बनता है। चलिए बनाते हैं हम लोग, Cl2 और CO, ये लिखिए Cl2 और CO, और सूर्य के प्रकाश में जब इनको रखते हैं तो ये जो है योगात्मक अपक्रिया होती है और बन जाता है COCl2, यानी ये क्या है, कार्बोनिल क्लोराइड। और कार्बोनिल क्लोराइड को और क्या कहते हैं, फास्जीन गैस। तो चलिए समझ में आ गया क्या है ये, कार्बोनिल क्लोराइड या फास्जीन गैस। अच्छा, फास्जीन गैस के बारे में आप लोग सुने होंगे, कैसे बनता है, क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण से। और क्लोरोफार्म के ऑक्सीकरण से जब फास्जीन गैस जो बनती है उससे फास्जीन गैस बनती है, और फास्जीन गैस जो है बहुत ही अत्यंत विषैली गैस होती है। ठीक है, ये बेहोश कर देती है। तो क्या बना, कार्बोनिल क्लोराइड बना भाई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दूसरा वाला। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, ये कार्बोनिल क्लोराइड, यानी दूसरा वाला ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए अब इसके बाद अब देखते हैं हम लोग सातवां प्रश्न, हाँ 7वें प्रश्न में, इसको पहले हटा लें हम लोग, थोड़ा बड़ा कर लें। तो ये 7वां प्रश्न क्या कहा जा रहा है, जलवाष्प निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। देखिए जलवाष्प किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती, ये प्रश्न है। तो जलवाष्प किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है, मतलब देखिए हम लोग पढ़ चुके हैं। अच्छा पहले चलिए रिएक्शन ही लिख करके आप लोग बता देते हैं। Fe जब इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, ऑक्साइड बनेगा। FeO क्या बनेगा, FeO बनेगा। FeO क्या बनेगा, FeO और H2 हाइड्रोजन गैस निकल जाती है। बात समझ में आई। तो अब देखिए बात ये है कि इनमें से किसके साथ अभिक्रिया होगी, तो ये जो है FeO बनेगा और किसके साथ नहीं बनेगा। बात समझ में आई। कौन कौन है उनसे भी जो है थोड़ा परिचय कर लेते हैं, कौन कौन है। Fe के बाद कौन क्या है, Ca है और Ag है, फिर Mg है। ठीक है, कह रहे हैं कौन किसके साथ अभिक्रिया नहीं करती है। ठीक, तो देखिए इन तीनों में हम लोगों को पता है कि हाइड्रोजन से ज़्यादा जो सक्रिय होगा वो हाइड्रोजन को विस्थापित कर देगा। अब ये प्रश्न है कि इनमें से कौन सक्रिय है कौन नहीं सक्रिय। तो हम लोग याद कर चुके हैं, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम गोल्ड। क्या याद किए हैं, कॉपर मरकरी यानी Hg, कॉपर मरकरी सिल्वर प्लेटिनम और गोल्ड। ये अच्छे से आप याद रखिए, यदि नहीं याद है तो। ये चारों पांचों जो हैं ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय होते हैं। क्या होते हैं, कम सक्रिय होते हैं। तो जब हाइड्रोजन से कम सक्रिय होते हैं तो ये हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं कर पाएंगे। तो इनमें से देखिए ये Ag आपका दिख रहा है, ये हाइड्रोजन से कम सक्रिय है। अगर Ag हाइड्रोजन से कम सक्रिय है तो ये हाइड्रोजन को यहाँ से विस्थापित नहीं कर पाएगा। तो यही प्रश्न पूछ रहे हैं ना, जलवाष्प मतलब यही H2O निम्नलिखित के साथ अभिक्रिया नहीं करती है। बताइए कौन अभिक्रिया नहीं करता है, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ये आपका Ag वाला सिल्वर वाला, यही तीसरा ऑप्शन इसका सही होगा।
ठीक, चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है, लाल लिटमस को नीला कौन कर देता है? देखिए हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं, देखिए आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जानते हैं, उसी के आधार पर आंसर आपको देना है। एग्ज़ाम में आपका प्रेजेंट ऑफ माइंड बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। चलिए, तो अम्ल जो होता है ये आपको पता है, अम्ल क्या करता है, नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देता है, और जो क्षार होता है वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है, यही ना। ये नीले को क्या करता है, लाल कर देता है, और ये लाल को नीला कर देता है, और जो ऐसा नहीं करता है, ना तो नीले को लाल कर रहा है ना तो लाल को नीला कर रहा है, वो होता है उदासीन। तो चलिए क्या प्रश्न है, वह गैस जो लाल लिटमस को नीला कर देती है तथा जल में अत्यधिक विलेय है, मतलब जल में घुलने पर क्या करती है, लाल को नीला कर देती है, लाल को नीला कर देती है, ये पूछ रहे हैं। तो लाल को नीला कौन करेगा, लाल को नीला कौन करेगा, क्षार, ठीक है, क्षार मतलब OH जो देता है। तो चलिए हम देखते हैं CO2 आपका जब H2O से अपक्रिया करता है, एक ही प्रश्न में बहुत सारी चीज़ों को हम लोग क्रम से सीखेंगे। ये CO2 जब H2O से अपक्रिया करता है तो क्या बनाता है, H2CO3 बनाता है, ये भी अम्लीय होता है, ये ज़्यादा स्थायी होता नहीं है, ये जो है टूट करके फिर इसी में परिवर्तित हो जाता है ना, बनता तो अम्ल ही है। तो अम्ल तो होगा नहीं, क्यों नहीं होगा, ये प्रश्न कह रहे हैं कि अम्ल जो होता है वो नीले को लाल करता है, जबकि प्रश्न क्या है कि लाल को नीला कौन करेगा। ठीक, चलिए अब दूसरा देखते हैं SO2। ये SO2 जब H2O से रिएक्ट करता है तो बनाता है H2SO4, ये भी क्या है, अम्ल है, ये भी नहीं होगा। NH3 में देखिए, NH3 जब H2O से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, NH4OH। अब बताइए ये क्या है, यही तो है क्षार, OH आ गया, तो जो क्षार होता है वही लाल को नीला कर देता है, यानी अमोनिया इसमें सही हो जाएगा। ठीक, और आगे भी कहा जा रहा है H2, अब ये H2 हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन ना तो अम्लीय ना क्षारीय, इसके पहले ही हम देख चुके हैं। ठीक है, तो चलिए इसका ऑप्शन जो है ये तीसरा वाला यानी अमोनिया इसका सही हो जाएगा। चलिए फिर अगला प्रश्न देखें हम लोग। ये ठीक है, इसमें क्या कहा जा रहा है, धातु के ऑक्साइड में ऑक्सीजन। अब देखिए कोई भी धातु है, इसमें ऑक्सीजन करें ऐसे MO2, इसमें जो ऑक्सीजन है वो कितना है, 43.6%। ठीक है, जबकि एक दूसरे ऑक्साइड में कोई दूसरा ऑक्साइड है, अब वो पता नहीं कौन सा ऑक्साइड है, अब कितने ऑक्सीजन है पता नहीं है, इसमें कह रहे हैं कि ऑक्सीजन कितना है दूसरे ऑक्साइड में। अच्छा ये धातु है, दूसरे ऑक्साइड में धातु जो है वो कितना है M, ये कह रहे हैं 43.6%। ठीक है, तो इस प्रकार से तो ये प्रतिपादित करता है कौन सा, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, बिल्कुल नहीं, द्रव्यमान तो यहाँ द्रव्यमान वाली बात ही नहीं ना, मात्रा गुणित अनुपात का नियम। तो ये गुणित अनुपात हो सकता है ना, कि ऑक्सीजन का जो अनुपात है वही दूसरे में M का अनुपात है। ठीक है, तो ये ही आपका हो जाएगा गुणित अनुपात का नियम। ठीक है, गुणित अनुपात मतलब सरल अनुपात में कुछ न कुछ प्राप्त होता है, 3:4, 7:2 ऐसे करके, तो ये गुणित अनुपात होता है। इन सब के बारे में यदि आप लोग कहेंगे तो जितने नियम हैं ये छोटे छोटे, व्युत्क्रम नियम, गुणित अनुपात का नियम, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, या जितने भी नियम इस प्रकार से हैं क्रम से एक ही वीडियो में बता देंगे अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो। चलिए ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये कौन सा इसमें सही हो गया आपका, गुणित अनुपात का नियम, इसको जो है ये आपका गुणित अनुपात का नियम यहाँ पे है। चलिए अब अगला देखते हैं, एसिटिलीन गैस को अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से प्रवाहित करने पर प्राप्त होता है। ठीक है, क्या करें, एसिटिलीन गैस को, इसको थोड़ा ऊपर कर लें, क्या प्रश्न है, ये ऊपर कर लेते हैं, ये क्या आ गया,
ये कहाँ गया ये? थोड़ा और बड़ा कर दें, ये ठीक है। ये चलिए ये इसी में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। 10वां क्या कह रहे हैं कि एसिटिलीन गैस को अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट, क्या करें, एसिटिलीन यानी C2H2 और क्या है अमोनियाकृत सिल्वर नाइट्रेट AgNO3। सिल्वर नाइट्रेट विलयन में से प्रवाहित करने पर क्या प्राप्त होता है, मतलब एसिटिलीन को सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में प्रवाहित करने पर क्या होगा। इसमें होता क्या है कि ये हाइड्रोजन है ना, हाइड्रोजन जो है यहाँ इस नाइट्रोजन के साथ आ जाता है, मतलब नाइट्रोजन के साथ अपना यौगिक बनाएगा और यहाँ हाइड्रोजन विस्थापित करके यहाँ हाइड्रोजन जुड़ेगा, देखिए सिल्वर जुड़ेगा C2Ag2। वैसे तो सिल्वर जो है हाइड्रोजन से कम सक्रिय है, लेकिन हाइड्रोजन को रहना है NO3 के साथ। हाइड्रोजन खुद चाह रहा है कि हम कार्बन का साथ छोड़ दें, तो जब हाइड्रोजन कार्बन का साथ छोड़ देगा तो ये सिल्वर कम सक्रिय है, तो ये जो है कार्बन के साथ आ जाएगा। ये जो है हाइड्रोजन यहाँ आकर के जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा ये देखेंगे। अब ये जुड़ता है नाइट्रोजन के साथ, जब बनाता है तो ये अमोनियम बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन साथ अमोनियम और हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड बना लेगा। तो इसको बैलेंस भी करके देख लें, यही बनता है। ये 2 हो गया, यहाँ से गुणा करिए, सिल्वर 2 है तो 2 इधर हो गया, कार्बन सही अपनी जगह। हाइड्रोजन जो है इसको इसी प्रकार से रहने दे रहे हैं। ये मेन काम है, यहाँ पर क्या बन रहा है, कार्बन का जो है ये आपका, ये देखिए कहाँ गया, C2Ag2 सिल्वर एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक, एसिटिलाइड क्यों कह रहे हैं, देखिए ये एसिटिलीन है ना, हाइड्रोजन लगा है तो एसिटिलीन लगे हैं कहे हैं, यहाँ सिल्वर लग जाएगा तो ये जो है एसिटिलाइड, सिल्वर का एसिटिलाइड का सफ़ेद अवक्षेप बन जाता है। तो इसमें जो है दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 10 प्रश्न आपके पूरे कंप्लीट हो गए हैं। मुझे उम्मीद है कि जो है आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, और जो है आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।